माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पुणे एक नई क्लास आपके ऑप्टिक्स का पार्ट नंबर 34 लेकर आए हैं ना। जैसा कि आपको पता है ये आपके बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के अंदर चलता है। पीछे वाला पार्ट जो था 33 पार्ट, उसके अंदर मैंने आपको कह दिया था कि आपकी यूनिट सेकंड शुरू हो गई। यहाँ पर आपकी बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की कौन सी यूनिट शुरू हो गई है? यूनिट नंबर सेकंड शुरू हो चुकी है ना। अपन ने पढ़ा था इंटरफेरेंस, व्यतिकरण क्या होता है ना। इंटरफेरेंस में आपको पढ़ा चुका हूँ। अब अपन लेके चल रहे थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अपन क्या लेके चल रहे थे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना, अध्यारोपण का सिद्धांत। जब दो या दो से अधिक तरंगें एक ही साथ चलती हुई किसी बिंदु पर जाकर मिलती हैं तो वहाँ परिणामी विस्थापन उन दोनों तरंगों के अलग अलग विस्थापनों के योग के बराबर होता है। यही प्रिंसिपल था आपका। फिर उसके बाद अपने पास एक नई समीकरण आ गई थी, वही बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये परिणामी तरंग का आयाम। कल अपने पास लास्ट ये समीकरण आ गई थी, है ना, ई के रूप में ही, है ना, ई बराबर माइनस थीटा, यहाँ पर माइनस आया था और यहाँ पर ई था, है ना, ई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। ये परिणामी तरंग को प्रदर्शित करती है। अब यहाँ पर जो है ना परिणामी आयाम, ये अपने को निकालना है, जो अपन ने नहीं निकाला है। तो आज अपन निकालेंगे इसका परिणामी आयाम क्या है, इस चीज़ को अपन निकालेंगे ना। तो चलो आइए, टॉपिक आपका कल वाली चल रहा है ना, आज जाके पूरा कंप्लीट होगा 2 पार्ट में इंटरफेरेंस आपका पूरा। तो आज अपन निकालेंगे ये जो समीकरण है ना, उसमें परिणामी आयाम की गणना। लेकिन उससे पहले जो कल अपने पास 2 समीकरण आई थी ना, उसका मैं पुनः लिखूंगा। जो दोनों समीकरण थी उनका यहाँ पर रोल रहेगा, इसलिए मैं इन समीकरणों को वापस लिखता हूँ यहाँ पर। यस, अपने पास 2 समीकरण आ गई थी कल। एक तो वो थी कि ए कोस थीटा। ए कोस थीटा अपन ने किसको माना था कि ए कोस थीटा बराबर E01 कोस के x1 माइनस फाई 1। एक तो ये था E01 कोस के x1 माइनस फाई 1 प्लस E02 कोस के x2 माइनस फाई 2, है ना। एक तो ये समीकरण आई थी, समीकरण नंबर ए मानी थी इसको। और एक थी अपने पास ए साइन थीटा। एक कौन सी समीकरण थी अपने पास? ए साइन थीटा बराबर वो कितनी थी? वो थी आपके पास E01 साइन के x1 माइनस फाई 1 प्लस E02 साइन के x2 माइनस फाई 2। इसको मैंने मान लिया था समीकरण नंबर बी, ठीक है। और जो रिजल्टेंट इक्वेशन आई थी वो थी आपके पास वही बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। वही बराबर क्या होती है? ए साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। ये अपने पास परिणामी समीकरण थी। आज अपन निकालेंगे इसमें जो एम्पलीट्यूड है ना, ये परिणामी आयाम, उसका मान निकालेंगे। तो चलो आइए, आज अपने पास हो जाएगा परिणामी आयाम का मान निकालना अपने को, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ना। ए कितना आएगा उसको अपन सोल्व करेंगे। परिणामी आयाम ए निकालना है तो अपन क्या करेंगे? इक्वेशन ए व बी का स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। बोथ स्क्वायरिंग इक्वेशन ए एंड बी एंड एडिंग। अपन क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यस, इसको यहाँ से हटाते हैं अपन। आपके पास हो जाएगा इक्वेशन ए नंबर, उसका स्क्वायर करना, आपको स्क्वायर करना है। फिर उसको आपको प्लस कर देना बी के स्क्वायर के साथ। समझ में आ गया ना। इक्वेशन ए और बी का स्क्वायर करके दोनों को आपको क्या करना है? ऐड करना है। चलो आइए करते हैं। सबसे पहले इधर क्या हो जाएगा आपको पता है? ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा। इक्वल टू, सबसे पहले ये वाला मान लिखूंगा मैं, तो ये हो जाएगा आपके पास E01 कोस के x1 माइनस फाई 1 प्लस E02 कोस के x2 माइनस फाई 2, इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया। ये पूरी वैल्यू लिखी और इसका अपन ने क्या कर दिया? होल स्क्वायर प्लस, फिर अभी आएगा आपके पास, तो प्लस करके E01 साइन के x1 माइनस फाई 1, थोड़ा सा मान इधर लिख रहा हूँ ना, प्लस E02 साइन
के एक्स टू माइनस फाई टू, इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दोनों समीकरण लिख ली, दोनों का होल स्क्वायर कर लिया। अब आप एक काम कीजिएगा, इनको खोल लीजिए, खोल लेते हैं अपन। तो इधर देखिए, अगर आप इन दोनों में ए स्क्वायर साइड में निकाल लेते तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1। तो आपके पास बच गया ए स्क्वायर बराबर, इधर से है ना ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलिए तो हो जाएगा आपके पास E01 का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर के x1 माइनस फाई 1, है ना, प्लस पीछे वाले का हो जाएगा E02 का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर के x2 माइनस फाई 2 प्लस 2 E01 E02, है ना, प्लस 2 E01 E02 कोस के x1 माइनस फाई 1 डॉट कोस के x2 माइनस फाई 2। एक तो ये हो गया। अब इसका खोलना अपने को, तो इसको खोलेंगे अपन, है ना, इस वाले स्क्वायर को। तो ये हो जाएगा आपके पास कि प्लस E01 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर के x1 माइनस फाई 1 प्लस E02 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर के x2 माइनस फाई 2 प्लस 2 E01 E02, है ना, दोनों एक साथ हो जाएंगे, प्लस 2 E01 E02 साइन के x1 माइनस फाई 1 डॉट साइन के x2 माइनस फाई 2। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिएगा, ये मान ध्यान से देखो, E01 स्क्वायर कोस स्क्वायर के x1 माइनस फाई 1, और एक ये देखिए आप E01, अगर आप इन दोनों को कॉमन ले लो, यहाँ से आप इन दोनों को कॉमन ले लो, ठीक है, तो मान आपके पास 1 हो गया, ये पूरा मान आपके पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ से आप 2 E01 E02 को कॉमन ले लीजिए, तो आपकी जो नई समीकरण बनेगी वो ऐसे बन जाएगी कि ए स्क्वायर, अगर मैं यहाँ से E01 का स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा आपके पास, कोस स्क्वायर, है ना, कोस स्क्वायर के x1 माइनस फाई 1 प्लस यहाँ से, है ना, ये भी E0 स्क्वायर कॉमन, तो साइन स्क्वायर के x1 माइनस फाई 1। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसी प्रकार प्लस E02 होल स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लेते हो, है ना, तो E02 का होल स्क्वायर कॉमन लोगे तो भी आपके पास, है ना, बचाव मान में यहाँ लिखूंगा ना, बचाव मान आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से कोस स्क्वायर के x2 माइनस फाई 2 प्लस साइन स्क्वायर माइनस, है ना, प्लस साइन स्क्वायर के x2 माइनस फाई 2, है ना, प्लस अब और मान बचा हुआ ये कॉमन ले लीजिए आप, अगर आप इसको बाहर निकालते हो ना, प्लस 2 E01 E02, है ना, इसको अगर आपने बाहर निकाल लिया तो अब आपके पास क्या बच जाएगा वहाँ से, तो वहाँ से बच जाएगा आपके पास कोस के x1 माइनस फाई 1 डॉट कोस के x2 माइनस फाई 2, है ना, एक तो ये बच गया, प्लस एक क्या बच गया आपके पास, प्लस साइन के x1 माइनस फाई 1 डॉट साइन के x2 माइनस फाई 2। ठीक है, ये आपका पूरा ब्रैकेट कंप्लीट। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आप लंबा चला गया अपने पास, अपन निकाले परिणामी आयाम, है ना, तो समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों का स्क्वायर कर लिया। तो एक बार, है ना, समझ लीजिए आप बोर्ड को, है ना, ताकि कोई लैंग्वेज या कोई वैल्यू आपको समझ में नहीं आ रही तो यहाँ इजी में आपको समझ में आ जाएगी। तो अपन ने कर दिया दोनों का स्क्वायर। तो सबसे पहले इधर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इधर क्या हो गया आपके पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर, आगे चले तो इस पूरे ब्रैकेट मैंने एक साथ लगा दिया, E01 कोस के x1 माइनस फाई 1 प्लस E02 कोस के x2 माइनस फाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस फिर ये आ गया E01 साइन के x1 माइनस फाई 1 प्लस E02 साइन के x2 माइनस फाई 2 का होल स्क्वायर। अब ये पूरा मान a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लिया, लेकिन एक चीज़ और देखिए, यहाँ से अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लेता तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है 1, तो ये यहाँ पर ए स्क्वायर बच गया बराबर।
अब मैंने इसको खोला तो सबसे पहले ए स्क्वायर ई जीरो वन स्क्वायर कोस स्क्वायर के एक्स वन माइनस फाइव टू प्लस बी स्क्वायर तो ई जीरो टू का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर के एक्स टू माइनस फाइव टू प्लस 2ab तो 2 ई जीरो वन ई जीरो टू कोस के एक्स वन माइनस फाइव वन कोस के एक्स टू माइनस फाइव टू। ठीक, फिर इसको खोला अपन ने प्लस ई जीरो वन स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स वन माइनस फाइव वन प्लस ई जीरो टू का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स टू माइनस फाइव टू प्लस 2 ई जीरो वन ई टू साइन के एक्स वन माइनस फाइव वन साइन के एक्स टू माइनस फाइव टू। यहाँ तक ठीक है। अब नीचे वाली लाइन को ध्यान से देख लें, जो जो कॉमन है उसको अपन ने कॉमन ले लिया। इस पूरे में है ना, इसमें और इसमें ई जीरो वन का होल स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर ऐसे कैसे ई जीरो वन का होल स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ से तो बच गया कोस स्क्वायर के एक्स वन माइनस फाइव वन प्लस यहाँ से क्या बच गया साइन स्क्वायर के एक्स वन माइनस फाइव वन। ये यहाँ तक ठीक है। फिर उसके बाद आगे चले तो इसमें और इसमें इस वाले पद में ई जीरो टू का होल स्क्वायर कॉमन है, तो ई जीरो टू का होल स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या हो गया आपके पास कोस स्क्वायर यहाँ से है ना के एक्स टू माइनस फाइव टू प्लस साइन स्क्वायर के एक्स टू माइनस फाइव टू दिख रहा है। फिर एक नीचे लाइन और लिखी गई है, ये जो दोनों पद बच गए उसमें कॉमन है 2 ई जीरो वन ई जीरो टू, तो प्लस 2 ई जीरो वन ई जीरो टू अपन ने कॉमन लिया तो यहाँ से तो क्या बच गया कोस के एक्स वन माइनस फाइव वन इंटू कोस के एक्स टू माइनस फाइव टू प्लस इस लास्ट वाले पद से क्या बच गया साइन के एक्स वन माइनस फाइव वन साइन के एक्स टू माइनस फाइव टू। अब एक चीज़ देखिएगा आप, ये सारा वन हो जाएगा, इसी प्रकार ये भी वन हो जाएगा। अब मेरे पास स्पेस कम है, इन ध्यान को आप ध्यान से लिखिएगा, ऊपर से मिटा रहा हूँ मैं ना। ये ई जीरो वन ई जीरो टू क्या है, पहली तरंग में जो शिखर मान है अपने आयाम वो है, वो दूसरी तरंग का आयाम है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो मैं ऊपर से अब इस समीकरण की भी जरूरत नहीं अपने को, अपने पास स्पेस हो जाएगा अच्छे से। इधर से मिटा रहा हूँ, टॉपिक आपका यही चल रहा है ना, परिणामी आयाम टॉपिक आपका वही चल रहा है। अपन इस मान को ऊपर ले लेते हैं ना, जो भी अपने को मान प्राप्त हुआ उसको अपन ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं। इस टॉपिक को भी मैं ऊपर ले रहा हूँ, इस टॉपिक को मैं थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ ना, स्पेस मिल जाएगा अपने को अच्छे से। पहले नीचे था ये, अब मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ वापस। टॉपिक आपका वही चल रहा है ना, ध्यान रखिएगा, है ना, टॉपिक अपना वही चल रहा है। अब क्या हो गया आपके पास ए स्क्वायर बराबर ई जीरो वन का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बच गया ई जीरो टू का होल स्क्वायर प्लस 2 ई जीरो वन ई जीरो टू, जो बचा हुआ मान आपका ऐसे कैसे ही कॉस के एक्स वन माइनस फाइव वन डॉट कॉस के एक्स टू माइनस फाइव टू, है ना, प्लस साइन के एक्स वन माइनस फाइव वन डॉट साइन के एक्स टू माइनस फाइव टू। ठीक, ये ऊपर इसको सेट कर दिया, इसको मिटा देते हैं अपन। पूरे के पूरे फॉर्मूले को अपन ऊपर लिख लिया। अब क्या हो जाएगा अपने पास, अब हो जाएगा अपने पास, एक बार कोने में लाइन बना लेता हूँ। एक फॉर्मूला होता है, उससे अपन खोलेंगे कोस के एक्स वन माइनस फाइव वन कोस के एक्स टू माइनस फाइव टू, है ना। एक कोस ए प्लस माइनस बी, एक सूत्र होता है यहाँ पर, सूत्र होता है कि कोस ए प्लस माइनस बी। अगर ऐसे हो ना कोस ए प्लस माइनस बी, तो इसका सूत्र होता है कोस ए कोस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। ये इसका फॉर्मूला बनता है ना कोस ए प्लस बी का। कोस ए प्लस बी है तो माइनस है, माइनस है तो क्या है प्लस है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये आपका ए हो गया, ये पूरा अपन ने क्या ले लिया ए, और ये पूरा आपका क्या हो गया बी, है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप कि माना क्या मान लिया के एक्स वन माइनस फाइव वन बराबर ए और के एक्स टू माइनस फाइव टू बराबर बी, है ना। ये चीज़ मानकर अपन इसको सॉर्ट कर दिया, तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला हो गया, वो हो गया आपके पास कोस ए माइनस बी का। वो आपके पास किसका हो गया, कोस ए माइनस बी का सूत्र हो गया। ये है ना सूत्र एक प्रकार से, ये कुछ मानना अपन ने, ये आपको बुक्स में नहीं समझ में आएगा, डायरेक्ट लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, देखो पूरा आपके सामने कंप्लीटली लिखा है। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर बराबर ई जीरो वन का होल स्क्वायर प्लस ई जीरो टू का होल स्क्वायर प्लस 2 ई जीरो वन ई जीरो टू, अंदर क्या हो जाएगा आपके पास कोस ए माइनस बी, है ना।
cos a माइनस बी हो गया। अब पुट ए एंड बी वैल्यू, है ना, ए और बी की वैल्यू पुट कर लीजिए आप, तो आपके पास हो जाएगा E01 स्क्वायर प्लस E02 स्क्वायर प्लस 2E01 E02 कॉस, सबसे पहले के का मान, ए का मान है तो के x1 माइनस फाइव वन, है ना, के x1 माइनस फाइव वन माइनस के x2 माइनस फाइव टू। ठीक है, इससे जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशन हो जाएगी ए स्क्वायर बराबर E01 का होल स्क्वायर प्लस E02 का होल स्क्वायर प्लस 2E01 E02 कॉस, है ना। अगर आप कॉमन लोगे यहाँ से तो के x2 माइनस x1, है ना, x2 माइनस x1, और एक हो जाएगा आपके पास माइनस फाइव टू माइनस फाइव वन, माइनस फाइव टू माइनस फाइव वन, है ना, यहाँ से जम गया है। तो अगर आप x2 माइनस x1 पतांतर से लिख लेते हो, अगर आप x2 माइनस x1 को किससे लिखते हो, पतांतर से, और 5 2 माइनस 5 पूरा कंप्लीटली 5 लिख लेते हो, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी परिणामी आयाम की कि ए स्क्वायर बराबर E01 का होल स्क्वायर प्लस E02 का होल स्क्वायर प्लस 2E01 E02, है ना, 2E01 E02 कोस के डेल माइनस फाइव, है ना। ये आपकी कंप्लीटली परिणामी आयाम की समीकरण बनी, जहाँ डेल जो दोनों तरंगे थी ना उनका पतांतर है x2 माइनस x1, है ना, और 5 5 2 माइनस 5 1 उसका कलांतर हो गया, कलांतर और पतांतर हो गया ना। जहाँ डेल आप लिख सकते हो यहाँ पर कि जहाँ, यहाँ इधर लिख लीजिए आप, जहाँ डेल बराबर x2 माइनस x1 पतांतर क्या है, पतांतर है, उस पथ का अंतर है ना, पतांतर तथा प्रारंभिक कलांतर, है ना, स्टार्टिंग वाला जो कलांतर है ना, प्रारंभिक फेज डिफरेंस कलांतर 5 बराबर 5 2 माइनस 5 1। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। तो ये आपके पास परिणामी आयाम का मान हो गया। अब ऐसे कैसे अपन रिजल्टेंट इंटेंसिटी, परिणामी तीव्रता भी निकाल सकते हैं, है ना। जैसे परिणामी आयाम आया वैसे भी अपन परिणामी तीव्रता भी निकाल सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताई है कि जो इंटेंसिटी होती है, तीव्रता, वो आयाम के वर्ग के प्रोपोर्शनल होती है ना। तो परिणामी आयाम का मान आ गया, अब अपन निकालेंगे परिणामी तीव्रता। अब अपन क्या निकालेंगे, ऐसे कैसे ही परिणामी तीव्रता। तो चलो आइए, इसको मिटा रहा हूँ मैं ना, ये चीज़ें सारी कंप्लीटली हो गई, ऐसे सोल्व किया, फॉर्मूले को कंप्लीट करके ये सारी चीज़ें आपके पास कंप्लीट। अब अपन निकालेंगे परिणामी तीव्रता, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। है ना, अब आपका टॉपिक हो जाएगा परिणामी तीव्रता। जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको अपन आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, परिणामी तीव्रता। तो प्रकाश की तीव्रता जो होती है तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। हम जानते हैं जो इंटेंसिटी है ना वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। हम जानते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता आयाम के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती होती है। प्रकाश की तीव्रता आयाम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो अब आपके पास क्या बन जाएगा कि I इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, अर्थात I इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, या I बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, के ए स्क्वायर। इज इट क्लियर, ये हो जाएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी I बराबर क्या हो जाएगा, के ए स्क्वायर। तो जो प्रथम तरंग है उसकी तीव्रता क्या बन जाएगी, अतः प्रथम तरंग की तीव्रता, अतः प्रथम तरंग की तीव्रता ना, इसको भी अपन दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं।
करने में इजी रहेगा ना। प्रथम तरंग की तीव्रता जिसको मैं लिखूंगा I1 से, I1 बराबर ke01 का होल स्क्वायर, ये बनेगी क्योंकि प्रथम तरंग का आयाम कितना है e01 स्क्वायर, तो इसकी तीव्रता I1 मान ली, के कॉन्स्टेंट लग जाएगा ke01 स्क्वायर। अब इसी प्रकार द्वितीय तरंग की तीव्रता कितनी बन जाएगी, सेकंड तरंग की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ सेकंड वेव्स I2 बराबर ke02 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होगी आपके पास द्वितीय तरंग की तीव्रता ke02 का होल स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे कि जो परिणामी तरंग की तीव्रता उसका मान हो जाएगा, अतः परिणामी तरंग की तीव्रता, अतः परिणामी तरंग की तीव्रता I बराबर के ए स्क्वायर हो गया। अब लिखेंगे ए का मान रखने पर, परिणामी आयाम है ना, ए का मान रखने पर, परिणामी आयाम है उसका मान रखिए आप, तो आपके पास क्या हो जाएगा I बराबर के, इस ए की जगह क्या हो जाएगा e01 का होल स्क्वायर प्लस e02 का होल स्क्वायर प्लस 2 e01 e02 cos के डेल माइनस फाइव रख दिया अपन ने, cos के डेल माइनस फाइव है ना, ये चीज़ रख दी। के ऐसा कैसे, ए स्क्वायर का मान लिख दिया e01 का होल स्क्वायर प्लस e02 का होल स्क्वायर प्लस 2 e01 e02 cos के डेल माइनस फाइव। अब एक काम कीजिए, के को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए सारे मान से, तो जब आप के को मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो आपकी समीकरण ऐसा बन जाएगी, I बराबर सबसे पहले के e01 का होल स्क्वायर प्लस के इसके साथ होगा e02 का होल स्क्वायर प्लस, है ना, इसको है ना अपन इन दोनों को आप चाहो तो अंडरवुड में भी लिख सकते हो, है ना। जब आप इसको अंडरवुड में लोगे, एक के, एक बार तो अपन इस दोनों के साथ लिख देते हैं, प्लस 2 के e01 e02 cos के डेल माइनस फाइव, है ना। अब आप देखिएगा के e01 का होल स्क्वायर, के e01 को I1 पहले प्रकार की तीव्रता, के e02 का होल स्क्वायर दूसरे की तीव्रता, तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा I बराबर, इसको तो लिख देंगे I1, इसको लिख देंगे प्लस I2, और ये जो के है ना उसको दो रूट में डिवाइड करूंगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा प्लस 2, एक बार तो मैं लिख लूंगा रूट के, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, है ना, एक बार क्या हो जाएगा रूट के e02 का होल स्क्वायर डॉट कोस के डेल माइनस फाइव। ये क्यों लिखा, देखिए स्क्वायर को इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये तो e01 बचेगा, ये कितना बचेगा सिर्फ e02 ऐसे बचेगा, और रूट के वापस कितना हो जाएगा के, ये क्यों किया, ये वापस पूरा मान रूट I1 का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा रूट I2 का। तो अतः परिणामी तरंग की तीव्रता हो जाएगी आपके पास I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2, ये दोनों मान हो जाएंगे रूट I1 I2 cos के डेल माइनस फाइव। यस, ये हो जाएगी आपके पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी, परिणामी तरंग की तीव्रता ये हो जाएगी, ठीक है ना। और शॉर्ट कर सकते हो आप फॉर्मूले को, कि कैसे शॉर्ट हो जाएगा कि माना स्रोत S1 व S2 से उत्सर्जित, है ना, कि माना स्रोत S1 व S2 से उत्सर्जित तरंगों की प्रारंभिक कलाएं समान हो, उत्सर्जित तरंगों की प्रारंभिक कलाएं समान हो, प्रारंभिक कला क्या ले ले अपन, समान ले ले, प्रारंभिक कलाएं समान हो अर्थात φ1 बराबर φ2, देन फाई बराबर φ2 माइनस φ1 कितना हो जाएगा 0। तो इस कंडीशन में आपकी वापस चेंज क्या हो जाएगी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos के डेल, बस वापस आपके पास फॉर्मूला चेंज हो गया, ऐसे हो जाएगा कंप्लीट। ये आपकी परिणामी तीव्रता कंप्लीट। अब यहाँ से अपन निष्कर्ष निकालेंगे कि संपोषी व्यतिकरण कब आएगा। संपोषी व्यतिकरण किसे कहते हैं, पढ़ा अपन है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब तीव्रता मैक्सिमम हो,
और विनाशी व्यतिकरण कब हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब तीव्रता क्या हो, मिनिमम हो। तो यहीं से अपने पास 2 निष्कर्ष निकलेंगे, उसको अपने को देखना है ना। तो ये चीज़ तो आपकी पूरी कंप्लीट हो गई। ये पूरा परिणामी तीव्रता का ना देख लीजिए आप, आयाम के वर्ग के क्या होती, समानुपाती होती। तो आपके पास परिणामी तीव्रता की वैल्यू होगी I बराबर I1 प्लस I2, है ना, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos k डेल माइनस 5। दिस इज कॉल क्या कहलाएगी, ये परिणामी तीव्रता, है ना। फिर उसके बाद इसी तीव्रता को अपन ने चेंज करके कैसे लिख दिया कि माना स्रोत S1 व S2 से उत्सर्जित तरंगों की प्रारंभिक कलाएं समान हो। प्रारंभिक कला समान होने का मतलब φ1 बराबर φ2, देन फाई जो लिखा था अपन ने, किसको लिखा था, φ2 माइनस φ1, वो क्या हो जाएगा 0। तब आपका फॉर्मूला वो शॉर्ट हो जाएगा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos k डेल। ठीक है, ये आपकी चीज़ें कंप्लीट। अब अपन इसके वो जो है ना निष्कर्ष, जो अपन कंक्लूजन तक पहुंचेंगे, वो अपन इसके कंक्लूजन देख लेते हैं कि किस प्रकार वैल्यू आपकी कम ज़्यादा हो सकती है ना। तो अब अपन पढ़ेंगे व्यतिकरण की विभिन्न अवस्थाएं। अब आपका टॉपिक क्या हो जाएगा कि व्यतिकरण की विभिन्न अवस्थाएं। है ना, अब अपना टॉपिक हो जाएगा व्यतिकरण की विभिन्न अवस्थाएं। व्यतिकरण की व्यतिकरण की व्यतिकरण की विभिन्न अवस्थाएं। विभिन्न व्यतिकरण की विभिन्न अवस्थाएं, है ना, व्यतिकरण की विभिन्न अवस्थाएं। नंबर 1 संपोषी व्यतिकरण, है ना। संपोषी व्यतिकरण पढ़ेंगे अपन, जब तीव्रता अधिकतम होती है तो ही संपोषी व्यतिकरण होता है। तो नंबर फर्स्ट है आपका संपोषी व्यतिकरण, है ना, जिसको अपन बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव C1ST RUCTIV इंटरफेरेंस, है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक तो ये हो गया। तो आइए सबसे पहले अपन पढ़ेंगे संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण कब होता है, तो वो होता है आपके पास कि जब पथांतर, जो आपका पथांतर है ना, डेल बराबर x2 माइनस x1, जब पथांतर डेल बराबर x2 माइनस x1 बराबर n लैम्डा, है ना, जब पथांतर डेल बराबर x2 माइनस x1 बराबर n लैम्डा होता है, तो n लैम्डा हो तो जहाँ n आपका कितना हो सकता है, 0 1 2 कंटिन्यू ऐसे चल सकता है ना। n आपका कितना हो सकता है, 0 1 2 ऐसे कंटिन्यू चलता है। तो cos k डेल बराबर, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, cos इंटू के का मान 2 अपॉन लैम्डा इंटू डेल का मान n लैम्डा, है ना, n लैम्डा। तो लैम्डा से लैम्डा कट गया, आपके पास कितना आ गया, cos 2πn। आपके पास कितना आ गया, cos 2πn। और cos 2πn हमेशा कितना होगा, 1। cos 2πn हमेशा कितना होता है, 1 होता ना। cos 2πn 3πn हमेशा क्या होगा, आपका 1 होगा। तो अतः परिणामी तीव्रता, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है ना, अतः परिणामी तीव्रता I मैक्सिमम इसमें ज़्यादा होगी, क्योंकि कुछ न कुछ मान आएगा। तो परिणामी तीव्रता I मैक्सिमम बराबर कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला था वो का वही लिखिए आप कि I1 प्लस, थोड़ी इधर लेते हैं ना, अपने पास 2 चीज़ें हो जाएगी यहाँ पर। 1 मिनट रुकिए आप, यहाँ से अपन इसके 2 पार्ट डिवाइड कर लेते हैं ना। ये लेन लिख ली, अब यहाँ अपन यहाँ से 2 पार्ट ले लेते हैं ऐसे, है ना। तो आते हैं परिणामी तीव्रता, आते हैं परिणामी तीव्रता, कुछ न कुछ मान आएगा। तो I बराबर क्या था आपके पास फॉर्मूला, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1
I2 है ना, 2 रूट I1 I2 कोस के डेल है ना, कोस के डेल, यही था। तो इसकी जगह अपन कितना लिख देंगे 1 लिखने का मतलब ये जो फॉर्मूला बनेगा ना वो किसका बन जाएगा आपके पास I मैक्सिमम, यहाँ जो आपको इंटेंसिटी मिल रही है वो मैक्सिमम मिलेगी। I मैक्सिमम बराबर, देखिए सिर्फ ये बच्चा, ये आपके पास 1 हो गया, तो ये किसका हो रहा है, ये हो रहा है आपके पास रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी आपके पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी। यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तब उस वेव्स की या उस लाइट की वेव्स की जो इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, यही कहलाएगा आपका संपोषी व्यतिकरण, ठीक है ना। ये देख लीजिए कब होगा कि जब पतांतर डेल बराबर, डेल ही क्या था x2 माइनस x1 और इसको अपन ने क्या लिया n लैम्डा हो, तो इस कंडीशन में कोस के डेल, कोस ऐसा कैसे, के का वापस मान 2 अपॉन लैम्डा और डेल कितना n लैम्डा, कट कुटा के आपके पास कितना हो गया कोस 2 n और इसका मान कितना हो जाता है 1। तो इसका मतलब जो इंटेंसिटी हो गई आपकी I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कोस के डेल 1 हो गया, तो I मैक्सिमम बराबर ये प्राप्त हो जाती है, ठीक है। I मैक्सिमम प्राप्त होगी। और यदि वापस चेंज कर सकते, देखो यदि दोनों तरंगों की तीव्रता समान हो, यदि दोनों तरंगे जो है ना स्टार्टिंग वाली, यदि दोनों तरंगों की तीव्रता समान हो, है ना, दोनों तरंगों की क्या हो, तीव्रता समान हो, अर्थात I1 बराबर I2 है ना, अर्थात I1 बराबर I2 और इसको I नोट से डिनोट कर देते हैं। इसको किससे डिनोट कर रहा हूँ मैं, I नोट, I1 I2 जब दोनों बराबर, इसको अपन I नोट से डिनोट कर लिया, तब क्या हो जाएगा देन, है ना, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि I मैक्सिमम बराबर, अब अपने पास क्या हो जाएगा I मैक्सिमम बराबर 36 पे शुरू हुआ था है ना, 36 पे शुरू होने का मतलब 40 पे होता तो 11-20 तक जाता, तो I मैक्सिमम बराबर, यहाँ से देखिएगा आप I नोट प्लस I नोट का होल स्क्वायर, तो 2I नोट तो 4I0, तो I मैक्सिमम बराबर जो मैक्सिमम इंटेंसिटी जाएगी वो कितनी जाएगी 4I0, अधिकतम तीव्रता कितनी जाएगी 4I0 है ना, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी I मैक्सिमम बराबर 4I0 है ना। ये हो गया, आपको पता है ये हो जाएगा ऐसे, है ना, ये हो जाएगा। तो अपन लिखेंगे कि अतः पतांतर डेल बराबर n लैम्डा की स्थिति में, है ना, अतः पतांतर डेल बराबर n लैम्डा की स्थिति में, पतांतर डेल बराबर n लैम्डा की स्थिति में परिणामी तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है। परिणामी तीव्रता क्या होती है, अधिकतम प्राप्त होती है, परिणामी तीव्रता मैक्सिमम प्राप्त होती है, मैक्सिमम प्राप्त होती हैं, इसे ही संपोषी व्यतिकरण कहते हैं ना, इसे ही क्या बोलेंगे अपन, संपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा कंप्लीट। इस प्रकार आएगा आपके व्यक्तिगण की विभिन्न अवस्थाओं में। पहली जो अवस्था थी वो अपन ने कौन सी देखी, वो वाली अवस्था देखी अपन ने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना, संपोषी व्यतिकरण। तो एक बार वापस देख लीजिए शॉर्ट में कि संपोषी व्यतिकरण क्या होगा, जब पतांतर डेल बराबर यही x2 माइनस x1 कितना हो, n लैम्डा हो, और n आपका 0, 1, 2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस स्टेप में अपने पास हो जाएगा कोस के डेल बराबर कोस 2 बाई लैम्डा इंटू n लैम्डा, तो कोस 2 n कितना हो जाएगा 1। तो अतः परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कोस के डेल, इसका मान 1 हो गया। तो I मैक्सिमम यानी अपने को रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी प्राप्त होगी, मैक्सिमम रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी भाई, आपको अधिकतम तीव्रता, अभी अपन इसमें एनर्जी वितरण का अपन ग्राफ देखेंगे कि अधिकतम तीव्रता जो है कितनी जा रही, तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं कि यदि दोनों तरंगों की तीव्रता समान हो, अब अगर अपन दोनों तरंगों की इंटेंसिटी क्या ले लें, इक्वल ले लें, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा I1 बराबर I2 और ये कितना हो जाएगा I नोट, देन तब क्या हो जाएगा I मैक्सिमम बराबर रूट I नोट प्लस रूट I नोट का होल स्क्वायर, तो 2 रूट I नोट का होल स्क्वायर, तो अधिकतम तीव्रता कितनी जाएगी 4I0 अतः पतांतर डेल बराबर n लैम्डा की स्थिति में परिणामी तीव्रता क्या होती है, मैक्सिमम होती है, इसे ही संपोषी व्यतिकरण कहते हैं,
कंप्लीट। अब है इसका सेकंड विनाशी व्यतिकरण, वो भी अपन देख लेते हैं। आइए, विभिन्न अवस्थाओं में पहली अवस्था होगी, अब दूसरी अवस्था इसका विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना, वो भी अपन देख लेते हैं। ना, वो भी हो जाएगा अपने पास। यस, सेकंड है अपना विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, है ना, जिसको अपन बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण, है ना। अब वो पथांतर आपका चेंज हो जाएगा। अब आपके पास क्या हो जाएगा, n+1/2 लैम्डा। अब चेंज हो गया, देखो 1/2 और जुड़ दिया कि जब पथांतर, अब क्या हो जाएगा आपके पास कि जब पथांतर डेल बराबर वही x2 - x1 बराबर n+1/2 लैम्डा हो, है ना। पहले तो क्या था n लैम्डा, अब आपके पास क्या जुड़ गया, n+1/2 लैम्डा हो। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आप देखिए हो तो दो स्टेप चेंज कर लेते हैं इसके भी अपन, है ना। ये चीज़ हो जाएगी तो कोस के डेल, इसी को सोल्व करना है। कोस के डेल बराबर कितना हो जाएगा, कोस इंटू 2π/λ इंटू n+1/2 लैम्डा। एक लैम्डा से आपका एक लैम्डा चला गया और आप इसको सोल्व करोगे फाइनली तो आपके पास हो जाएगा कोस के डेल बराबर, है ना, इसको सोल्व कीजिए आप पूरा, तो एक ये चला गया, आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा इसको, है ना, अगर आप 1/2 बाहर कॉमन ले लेते हो ना तो 2π इंटू 1/2 अगर आप यहाँ से बाहर कॉमन ले लेते हो तो 2n+1, है ना, 2 से 2 कट गया तो आपके पास कितना हो गया 2n+1π, है ना, 2n+1π, और ये हमेशा -1 होगा, है ना। तो कोस के डेल बराबर कोस 2n+1π, इसका मान हमेशा कितना होगा -1। सोल्व कर लेना आप, नॉर्मल तो 2n π था, लेकिन जैसे ही विषम संख्या जाएगी ना, विषम संख्या जाते ही इसका मान चेंज हो जाएगा, है ना, ये -1 हो जाएगा। तो अतः परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, अतः इस स्थिति में परिणामी तीव्रता, है ना, अतः इस स्थिति में परिणामी तीव्रता यस कितनी हो जाएगी आपके पास, I बराबर I1 + I2 + 2 √ I1 I2 और कोस के डेल, कोस के डेल का मान कितना है यहाँ पर -1 है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास I बराबर I1 + I2 - 2 √ I1 I2, है ना। तो I मिनिमम अब आपको कितनी मिलेगी, I मिनिमम बराबर √I1 - √I2 का होल स्क्वायर, ये प्राप्त होगी आपको, है ना। परिणामी तीव्रता आपको ये प्राप्त होगी, है ना। परिणामी तीव्रता कितनी मिलेगी, ये ऐसे आ जाएगा I1 - I2 का होल स्क्वायर। लेकिन अगर आप वास्तव में कितनी होगी वो निकालना चाहो तो भी अपन निकाल सकते हैं, यदि दोनों तरंगों की तीव्रता समान हो, है ना, यदि दोनों तरंगों की तीव्रता क्या हो, समान हो, अर्थात I1 बराबर I2 बराबर I0, है ना, देन तब आपके पास I मिनिमम कितना हो जाएगा, I मिनिमम हो जाएगा आपके पास √I0 - √I0 का होल स्क्वायर, है ना। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास I मिनिमम कितना प्राप्त हो जाएगा, 0। देखिए बिल्कुल 0, यानी 0 से 4i 0 अपन वक्र बनाएंगे ना, वो वक्र कैसे बनेगा, आपका 0 से स्टार्ट हुआ और 4i 0 तक जाएगी। न्यूनतम तीव्रता कितनी, अगर दोनों तरंगों की तीव्रता समान हो तो I1 बराबर I2 बराबर I0, देन I मिनिमम बराबर I0 - I0 का होल स्क्वायर। तो I0 में से I0 किया तो 0 हो गया, है ना। तो अतः पथांतर
अतः पतांतर n+1/2 लैम्डा की स्थिति में, है ना, अतः पतांतर n+1/2 लैम्डा की स्थिति में परिणामी तीव्रता का मान न्यूनतम प्राप्त होगा। स्थिति में परिणामी तीव्रता का मान, परिणामी तीव्रता का मान न्यूनतम यानी शून्य, शून्य भी हो सकता है आपको, न्यूनतम में शून्य प्राप्त होगा। यही विनाशी व्यतिकरण है ना, यही विनाशी व्यतिकरण है, विनाशी व्यतिकरण है। ओके, ये आपका कौन सा व्यतिकरण हो जाएगा? यही विनाशी व्यतिकरण है। यह आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट है ना, ये आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। ध्यान से देख लीजिए आप पुनः एक बार कि विनाशी व्यतिकरण में क्या हो जाएगा कि जब पतांतर डेल बराबर x2 - x1 या n+1/2 1/2 और जुड़ गया, तो इस कंडीशन में ये पूरा सोल्व किया अपन ने, और आपके पास cos के डेल कितना आ गया, cos 2n+1 यानी कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो अतः इस स्थिति में परिणामी तीव्रता जो रिजल्टेड इंटेंसिटी वो कितनी हो जाएगी, I बराबर I1 + I2 + 2 √I1 I2 -1। माइनस का मतलब यहाँ माइनस हो जाएगा, इसका मतलब I मिनिमम आपको प्राप्त होगी √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी कितनी है, तो यदि दोनों तरंगों की तीव्रता समान हो, अर्थात I1 बराबर I2, इसको अपन I0 से लिखे, तो ये चीज यानी 0 प्राप्त हो जाएगी। यानी अतः पतांतर n+1/2 लैम्डा की स्थिति में परिणामी तीव्रता का मान न्यूनतम यानी शून्य प्राप्त होगा। यही विनाशी व्यतिकरण है ना, यानी आपकी जो है ना तीव्रता वो 0 से कितने बीच में होगी, 4I0 होगी, न्यूनतम से मैक्सिमम। अब अपन कल इसका एक टॉपिक पढ़ेंगे अगले वाले पार्ट में, व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण, वो इसी के बीच में आएगा, है ना। तो आज का आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा, मैं आपको ओरली बोल के बता रहा हूँ कि व्यतिकरण की विभिन्न अवस्थाओं को समझाइए। व्यतिकरण की विभिन्न अवस्था यानी संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के बारे में समझाए। तो आज के लिए बस इतना सही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।